बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को गैल्वेनिक सेल इंट्रोड्यूस कराया था और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल्स पढ़े थे। दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और पोटेंशियल ऑफ द सेल। और हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से हम अलग अलग मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड एलिमेंट एज हाइड्रोजन। आज हम लोगों को नर्स्ड इक्वेशन पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करने हैं। नर्स्ड इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि बिना नर्स्ड इक्वेशन के आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। So let us start the video without wasting any time. Make sure that you watch the video till the end, and if you like my effort then hit the like button. So before we move on to Nernst equation, उससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो जहाँ ख़त्म करी थी वहीं से शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म करी थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, जिससे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स निकालते हैं। इसी रिडक्शन पोटेंशियल्स को यूज़ करके हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बना ली है। अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज़ आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा मेटल रिड्यूस होगा। जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो मेटल रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन का पोटेंशियल किस पे सेट किया था? 0 पे। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नर्स्ड इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो इट इज अ सीरीज इन विच आप ये लिख लीजिए कि elements, generally they are metals, we consider metals. Elements are arranged in the increasing order of their reduction potential. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। यानी कि जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे आपका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट आपको मिलेंगे, मतलब हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मिलेंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो रिडक्शन इतना आसानी से देना नहीं पसंद करेंगे, बजाय ऑक्सीडेशन देना पसंद करेंगे। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपका किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब कि वो मेटल रिडक्शन करना चाहेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फ़ायदा क्या है, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस क्या? अरे बड़ी काम की चीज़ है ये। ठीक है, पहले तो आपको सबसे पहला तो यही काम है कि आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल रिड्यूस होने वाला है और कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होने वाला है। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मेटल विच विल बी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, दिस कैन बी डिटरमाइंड, आप ये डिटरमाइंड कर सकते हैं। पहला यूज़ है इसका। दूसरा, अरे हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमको सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना होगा तो हम वो कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये तो आप तभी निकाल पाओगे ना जब आपको इन मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता हो। तो दूसरा चीज़ क्या है? टू कैलकुलेट, दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया इसका? टू कैलकुलेट द ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल पता चल जाएगा तो हम ई सेल भी निकाल लेंगे। ये हम कैसे निकालेंगे हम आगे देखेंगे।
ठीक है, लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी है, तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, थर्ड, feasibility of the reaction, whether the reaction is feasible, it will take place or not. As I told you, electrochemical cells जो होते हैं उसमें जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, you don't need to do anything, it will take by its own। ठीक है, और अपने आप होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, स्पॉन्टेनियस है। ये कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं? कैसे पता चलेगा? जब आपका ई कैथोड की वैल्यू ग्रेटर हो ई एनोड से। जब ई कैथोड की वैल्यू ग्रेटर हो, या ये कह लीजिए कि ई कैथोड की वैल्यू पॉजिटिव हो और ई एनोड की वैल्यू नेगेटिव हो। जब ये नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बना लेंगे, दोनों ऐड अप हो जाएंगे और ई सेल की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, या आप इसको सम अप करके ये भी लिख सकते हो कि आपका ई नॉट सेल, ठीक है, लेटर ऑन जब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो हम ई नॉट सेल के जगह पर ई सेल निकालेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ई सेल हैज टू बी पॉजिटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पॉजिटिव हो और एनोड नेगेटिव हो। और यही होता है भाई, यहाँ पर ये वाले जो मेटल्स होते हैं वो जनरली एनोड पे होते हैं, और ये वाले जो मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन के नीचे वाले, जैसे आपका कॉपर हो गया, लेड हो गया, इन सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज़ पॉसिबल। और इसके ऊपर जैसे जिंक हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव, मतलब दे प्रेफर टू गेट ऑक्सीडाइज रादर देन बीइंग गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशन। एक चौथा एप्लीकेशन, ठीक है, आपको रिएक्टिविटी पता चल जाएगी। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है, जैसे आपका सोडियम, उसके ऊपर पोटेशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम बाद में आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पहले आता है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि दीज आर वेरी गुड और यू कैन से वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो आप पता कर सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, जो भी मेटल है उसकी रिएक्टिविटी कम है ज़्यादा है, ये चीज़ें आप पता कर सकते हो विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको पता होना चाहिए कि हम ये रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करके बड़ा ही तगड़ा काम कर रहे हैं, और वो क्या है? ये सीरीज़ बना के, इस सीरीज़ को देखते ही तुम पहचान जाओगे कि कौन सा मेटल आपको लेना चाहिए रिडक्शन के लिए और कौन सा ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, सो राइट दिस डाउन, लेट अस मूव ऑन टू द नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है इट बेसिकली गिव्स द रिलेशन बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ठीक है, ऑब्वियसली हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। ठीक है, तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? ऑफ मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताता है। तो मान लीजिए एक मेटल है, ठीक है, विच इज़ इन एक्वस स्टेट, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी थी कि हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो हम कौन सा केस लेंगे? हम रिडक्शन का ही केस लेंगे। तो लेट अस कंसीडर दिस इज अ मेटल विच इज़ इन एक्वस स्टेट, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म न्यूट्रल मेटल। ठीक है, सॉलिड स्टेट में बन गया। इसके लिए अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? E m+2m, ये क्या है? इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, आगे माइनस RT/NF, ठीक है, ln मतलब log बेस E,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, मेटल इन सॉलिड स्टेट, सॉरी ये ऐसे लिखा जाता है, दिस ब्रैकेट डिनोट्स कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ है हमारा मेटल इन एक्व स्टेट। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्चुअल नर्स्ड इक्वेशन फॉर ए मेटल। ठीक है, किसी मेटल का रिडक्शन हो रहा है और आपको नर्स्ड इक्वेशन लिखना है, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करते रहोगे, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चेंज करते रहोगे, एंड यू विल गेट रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी मेटल का हमने फिक्स कर लिया है, वो तो हमने हाइड्रोजन की हेल्प से रिडक्शन पोटेंशियल ही तो निकाला, तो वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू फिक्स्ड है किसी मेटल के लिए, ये वैल्यू विल गेट चेंज। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर क्या है, व्हाट इज आर? आर है आपका गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314। टी इज योर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे वैसे आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। आगे n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो रहा होगा, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ f इज फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, f इज फैराडेज कांस्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन सारी वैल्यूज को, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट, पुट कर देते हैं। टेम्परेचर मान लो कि हम ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ये आइडियल टेम्परेचर है। ठीक है, आपके 99% क्वेश्चंस जो हैं उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही बताया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलता है अबाउट टेम्परेचर देन यू हैव टू टेक इट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली। अगर वो स्पेसिफाई कर देता है कि एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, अदरवाइज 99% केसेस में 25 डिग्री सेल्सियस चलेगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो क्या होगा, ठीक है, ये वैल्यू फॉर अ मेटल विल बी फिक्स, दिस इज रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम, आर की वैल्यू रखेंगे 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन। अच्छा, ये ln है ना, ln को हम किस में चेंज करेंगे, log बेस 10 में, और उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, और ये हो गया है हमारा log बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन एक्व स्टेट। ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फैराडे कांस्टेंट 96487 ले लेते हैं, 96487, ये फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96487। ठीक है, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 2 इसलिए नहीं रखी है अभी, इसलिए क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए ये n की वैल्यू विल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कॉपर लिया है मैंने मेटल, तो कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो n की वैल्यू 2 लिख देंगे। लेकिन अगर मैंने सिल्वर ले लिया तो सिल्वर तो एक ही इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है ना, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू में वैरी। एक चीज़ और यहाँ पर समझो, देखो ये जो आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया है, मेटल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल इन सॉलिड स्टेट, किसी भी चीज़ का, अब देखो सॉलिड स्टेट में अगर मेटल है तो वो किससे बना होगा, क्या उसमें कोई इम्प्योरिटी होगी, ना के बराबर। वो किससे बना होगा, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल से ही तो बना है ना, जो कि सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो इस केस में मेटल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 100%, और अब क्या कह सकते हो, 1। तो हम हमेशा मेटल इन सॉलिड स्टेट, किसी भी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इन सॉलिड स्टेट विल बी 1, क्योंकि उसमें कोई और मिलावट नहीं है। मिलावट तो हम सोल्यूशन में करते हैं, ये एक्वस स्टेट में क्यों, क्योंकि इसमें हमने पानी भी तो लिया है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर सकते हैं, बट इसका तो फिक्स्ड है ना। तो मैं मेटल जो सॉलिड स्टेट में है उसका कॉन्सेंट्रेशन आई कैन टेक इट एज 1। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब ज़रा इन सब की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ, ठीक है,
और सॉल्व कर दूँ, ठीक है। सॉल्व करना नहीं है बैठ के, इसको याद कर लेना है, ठीक है। जस्ट लर्न इट। इन सब को सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 0.059 डिवाइडेड बाय n। n विल चेंज, ठीक है, इट कैन चेंज। log बेस 10 और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन मेटल इन एक्वस स्टेट, मेटल प्लस टू कर दो क्योंकि हमारा मेटल +2 है। नाउ अब ये बन गया आपका नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ मेटल। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 0.059 वैल्यू रखो और फट से सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ हमारे केस में n की वैल्यू इस फॉर्मूले को लिख लो, ठीक है। हमारे केस में n की वैल्यू क्या है 2, तो वी विल जस्ट राइट 2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिखते, हम इसको यहाँ पर n ही लिखते हैं और आप इसको एकदम बढ़िया से डब्बे में बना लो और यही इक्वेशन जब भी आपको इक्वेशंस लिखने के लिए आएगा, नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए आएगा, तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। प्लीज़ राइट दिस डाउन। ऑल राइट, नाउ चलो भाई एक एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन यहीं लिखा हुआ है। मान लो कि मुझे एल्युमिनियम के लिए लेना है, लेट्स से, ठीक है। अगर मुझे एल्युमिनियम के लिए नर्स्ट इक्वेशन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? व्हाट इज एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का रिडक्शन कैसे होता है? Al+3 इन एक्वस स्टेट +3 इलेक्ट्रॉन विल मेक एल्युमिनियम इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। इस पे अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? देखो EAl+3 2Al, यही तो हो रहा है, इज इक्वल टू E0 Al+3 2Al, ये जी लिख रही हूँ Al माइनस 0.059। लेट्स से द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस ओनली। n की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे? 3 log, ये तो एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में होगा तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम +3 इन एक्वस स्टेट, ठीक है। तो बड़ा आसान है, ये बन गया आपका नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आराम से ई सेल निकल सकता है, ई रिडक्शन पोटेंशियल निकल सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन तो हम लोगों ने इतना बड़ा पढ़ लिया, इस नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कहाँ करेंगे? तो भैया इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ई सेल निकालने में। क्या निकालने में? ई सेल निकालने में। बहुत ध्यान से देखना, आई नीड अ लॉट ऑफ स्पेस। आप भी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ, ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बताऊंगी वैसे वैसे स्टेप्स करते चलना, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लूँ। नाउ अब सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट ई सेल, ठीक है। हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? ई सेल निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही हमारा डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल। याद है सबको डेनियल सेल जिंक और कॉपर का होता है। तो जिंक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, जिसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया? जिंक इन एक्वस स्टेट, जिंक इन एक्वस स्टेट, ठीक है। और कॉपर जो कि हमारा एक्वस स्टेट में था, उसने यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बन गया? कॉपर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये हुआ कहाँ पर? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, और ये हुआ कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है ये, ठीक है। ऐड कर दो दोनों को ताकि हम ओवरऑल रिएक्शन निकाल लें। तो हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? जिंक इन सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर +2 इन एक्वस स्टेट विल गिव यू Zn +2 in aqueous state plus Cu in solid state,
ठीक है। ऑल्दो हमने यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन दिखाया है, लेकिन जब हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो याद रखना नर्स्ट इक्वेशन हमेशा रिडक्शन के लिए ही अप्लाई होता है। तो उसमें गड़बड़ नहीं करना कि यहाँ पे प्रोडक्ट देख लिया तो इसको ऊपर लॉग के बगल में इसको कॉन्सेंट्रेशन, इसका ऊपर इसका नीचे, नहीं 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 नहीं, ठीक है। लॉग हमेशा 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस स्टेट होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे हम इसका, जिंक सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और जिंक अब चेंज हो गया एक्वस स्टेट में। मान लीजिए एक्वस ये क्यू है, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मोलर लिया था, लेट अस कंसिडर दिस नाउ। उसके बाद ये हो गया सॉल्ट ब्रिज कॉपर +2 इन एक्वस स्टेट, और ये हो गया 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है और ये कॉपर सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस इसी सेल के रिप्रेजेंटेशन को देख के अपना नर्स्ट इक्वेशन लगा लो। ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड। कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन और एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब हमें पता है ई सेल कैलकुलेट करना है ना, तो ई सेल हमें पता है कि ई ऑफ कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही तो होता है ना। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे केस में, ये क्या हो जाएगा ई ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू पता हो जाए तो मेरा ई सेल निकल जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू तो हम नर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ज़रा इन दोनों की वैल्यूज़ इंडिविजुअली निकालते हैं। देखो ECU + 2 CU, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू नर्स्ट इक्वेशन जो अभी अभी हम लोगों ने किया उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.059, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। एन की वैल्यू क्या होगी, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, फॉर कॉपर। उसके बाद देखो ये हो गया यहाँ पे log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 मान लो कॉपर का। और अब ऐसे ही हम जिंक के लिए लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.059। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक +2 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 log 1 अपॉन Zn +2, ठीक है। रिमेंबर दिस, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, नर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिखा जाएगा, बिकॉज नर्स्ट इक्वेशन में जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं दिस इज बेसिकली रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। बस अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 और 2 को इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा ई सेल आने लगेगा क्या, ज़रा रखते हैं वैल्यू, पहले रखना है कॉपर का, तो E0 CU + 2, आप भी कॉपर का फटाफट अपने साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। तो ये माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन CU + 2 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस किसका, जिंक का, तो E0 Zn + 2 Zn माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन Zn + 2, राइट, यस, ठीक है। तो ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इसको और इसको, पहले तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर और इन दोनों को साथ में ले आते हैं, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों लॉग वाले पार्ट को एक साथ ले आते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। देखते हैं, देखो E0 CU + 2 CU, ठीक है, ये आ गया माइनस E0 जिंक Zn + 2 Zn, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब माइनस, ये भी माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, -0.059 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं,
ये और ये, इन दोनों में से हमने माइनस 0.059/2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, लॉग, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें बचा लॉग 1/cu+2 और यहाँ पर माइनस लॉग 1/Zn+2। Am I clear till now? Yes. आगे ई सेल, जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ लिखूंगी, बट चलो ई सेल। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये कैथोड है, ये एनोड है, यही तो है ना, कॉपर कैथोड है और जिंक एनोड है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ई नॉट सेल नहीं आ जाएगा, सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ठीक है, माइनस 0.059/2, 2/2 बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस में है, लॉग अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय ये, तो 1/Cu+2 डिवाइडेड बाय 1/Zn+2, यही तो होगा, बोल भाई, यही होगा ना। तो इस चीज़ को, ये जो चीज़ यहाँ पर आई है, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये नहीं लिख सकती कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, है ना, डिवाइडेड बाय, आ गया आपका ई सेल, क्या आ गया, ई सेल, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.059/2 where 2 is the number of electrons. तो this can vary, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप n लिख सकते हो, ठीक है। और log जिंक, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऊपर, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो नीचे, याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ई सेल using Nernst equation. Please write this down, this is very very important. So this formula, इसको एकदम बॉक्स में डाल लो so that ये एकदम हाईलाइटेड रहे, और जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हो तो आप ये फॉर्मूला फट से देखो और फट से लगाना शुरू कर दो, ठीक है। प्लीज़ राइट दिस डाउन। अभी देखो ये जो है ना, ये नर्स्ट इक्वेशन बड़ा सिंपल सा था, अब आपको आ गया है नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाना है। एक एग्जाम्पल करते हैं, अगर ये आ गया है तो अब जरा अगला एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, बस उसमें नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि मैंने ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है। नाउ यूज नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए ज़रा नर्स्ट इक्वेशन बना के दिखाइए। अच्छा, ये कोई फालतू की चीज़ नहीं करा रही हूँ, सिंपल 1 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए बोल देता है, पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वैलिड, सो प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो को और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करो, उसके बाद फिर तो हम बताएंगे, ठीक है। कर लिया है, जितनों का नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई हो गया है बहुत अच्छी बात है, जितनों का नहीं हुआ है वो आइए देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ लॉजिक छूट रहा है, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है कोई डरने की बड़ी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि जिनका हो गया है उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं सीखा होगा, ठीक है। तो बिना सीखे आप पहली दफ़ा खुद से कर पाएँ, ये बड़ा ही रेयर केस होगा, तो इट्स फाइन इफ़ यू हैव नॉट डन, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स फाइन। चलो देखो ज़रा, अब ज़रा हम लोग हाफ सेल का रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2, और क्या बन जाएगा Cu+2, Cu+2 बन रहा है इन एक्व स्टेट, और Ag प्लस में है, Ag प्लस एक्व स्टेट में है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और क्या बनेगा Ag सॉलिड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अब ये हमारा क्या है, एनोड पे हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉपर जिंक के साथ था तो रिडक्शन हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था कॉपर का, कॉपर रिड्यूस हो रहा था, और यहाँ पर जब वो सिल्वर के साथ आ गया तो सिल्वर रिड्यूस होने लग गया है, क्यों, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है कॉपर से।
ठीक है। सो ये है रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चन दिक्कत कहाँ फंसेगी, दिक्कत फंसेगी वैल्यू ऑफ एन लिखने में, ठीक है। एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे कॉपर के केस में तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे कैसे ई सेल निकालने के लिए। तो देखो ऐसी केस में क्या होगा कि जब हम ओवरऑल रिएक्शन, पहले तो आप ओवरऑल रिएक्शन लिख लो। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो याद रखिए कि ओवरऑल रिएक्शन में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए, और वो कब नहीं दिखेंगे, जब दोनों कट जाए। तो दोनों को कट करने के लिए क्या करो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और जब ये 2 हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो होगा क्या, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस aqueous gives Cu प्लस 2 in aqueous प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। नाउ यू नो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Ag के आगे क्या लग गया है, एक कोफिशिएंट लग गया है विच इज 2। तो ये भी काम की चीज़ है, इसको भूलना नहीं है, हमने इसको Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना है, किया हुआ है, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए अब लगाते हैं ज़रा नर्स्ट इक्वेशन। तो ई सेल अगर मैं लगाऊंगी तो क्या करेंगे, ई नॉट सेल, यही तो किया था ना, ई नॉट सेल मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन लगा रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन में नर्स्ट इक्वेशन कैसे। नाउ यू नो एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, और Ag के आगे कोफिशिएंट लग गया है विच इज 2। नाउ ई सेल सबसे पहले किसका, कैथोड का, यानी कि Ag प्लस Ag, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या, 2, एन की वैल्यू 2। आगे लॉग, ऊपर क्या लिखते हैं हम, ऊपर किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, एनोड का, यानी कि किसका लिखोगे, कॉपर का, Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या लिखते हैं हम, कैथोड का, यानी कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो क्योंकि Ag के आगे ये कोफिशिएंट है, इसीलिए हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, टू द पावर ले लेंगे 2, ठीक है, Ag टू द पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag टू द पावर 2, ठीक है, उसकी पावर में चला जाएगा आगे वाला कोफिशिएंट। एंड रिमेंबर दिस, जब भी ऐसा होगा कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके या मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम किया है और इक्वेशन को बैलेंस किया है, इन दैट केस जो भी कोफिशिएंट होगा, ज़रूरी नहीं कि कोफिशिएंट सिर्फ दोनों में से किसी एक में हो सकता है, इसमें भी हो इसमें भी हो, तो दोनों के पावर में उनका कोफिशिएंट चढ़ जाएगा। सो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस केमिकल सेल, ठीक है, राइट दिस डाउन। ऑल राइट, तो अब हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज करके ई सेल कैलकुलेट करना आ गया। तो इन जनरल में क्या लिख सकती हूँ, इन जनरल में ये लिख सकती हूँ, क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर हो रहा है A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ठीक है, इसमें से हो सकता है कि कोई एक एक्वस में हो, कोई एक सॉलिड में हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई एक एक्वस में हो और कोई एक सॉलिड में हो, ऐसा यही तो है ना। देखिए कॉपर सॉलिड में है, वहाँ जाके एक्वस है, यहाँ पे ये एक्वस में है, वहाँ जाके सॉलिड में है, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। और मान लीजिए इनका कोफिशिएंट हम ले लेते हैं A, B, C एंड D, लेट अस टेक दिस कोफिशिएंट। तो इन जनरल मैं इसका नर्स्ट इक्वेशन अगर बनाऊं तो मैं ये लिख सकती हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट हियर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पर लॉग, ऊपर लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स और नीचे लिखते हैं हम रिएक्टेंट्स। तो हमारी प्रोडक्ट्स कौन है, C का कॉन्सेंट्रेशन एंड D का कॉन्सेंट्रेशन, C का कॉन्सेंट्रेशन, D का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन, और जितने भी कोफिशिएंट है सब के सब पावर में चढ़ जाएंगे, ठीक है, सबके सब पावर में चढ़ जाएंगे। नाउ अब क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है D, मतलब ये आपका हो गया नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड वी नो व्हाट, वी नो दैट जितने भी सॉलिड स्टेट वाले होंगे, जैसे D सॉलिड स्टेट में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जैसे यहाँ पर B सॉलिड स्टेट में तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये आपका इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म।
अगर आपको याद हो तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, ये होता क्या है, क्वेश्चन होता था ना, रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए और बी, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि बेसिकली ई सेल, व्हाट इज ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, और लॉग ऑफ क्यू में जितने भी सॉलिड वाले होंगे सबकी वैल्यू 1 कर देना, जितने भी यहाँ पर सॉलिड वाले होंगे सबकी वैल्यू 1 कर देना। ठीक है, तो ये है हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड द नॉइज़ फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और बच्चों के खेलने का टाइम है। नीचे बच्चे एकदम जंगली बन गए हैं, चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, can't help it. Please write this down. Let us move on forward. All right, now let us find out how we can calculate equilibrium constant from Nernst equation. ठीक है, equilibrium constant निकालना है Nernst equation के लिए। ये आपको याद रहेगा, ये क्या है, log Q, Q is reaction quotient। ठीक है, now अब हम निकालेंगे equilibrium constant। All right, so now we have to find out equilibrium constant। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है भाई, equilibrium constant from Nernst equation। अभी हम लोगों ने Nernst equation का फॉर्मूला निकाला है और वो क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू, और क्यू क्या है आपका, रिएक्शन QUO क्वोशेंट। ठीक है, रिएक्शन क्वोशेंट। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट आपका रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू क्या होगी। एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q को हम क्या लिख देते हैं, Kc। ये जो रिएक्शन क्वोशेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इसकी जो वैल्यू होती है उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम में जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट Kc। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमें एक और बात पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम जब आएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ई सेल की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ई सेल की वैल्यू विल बी 0। क्यों हुई ये 0, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ई कैथोड यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि कैथोड और एनोड आप लोग दोनों इक्वल हो गए तो ई सेल 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि ई सेल होता क्या है, अरे भाई ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही तो होता है। ठीक है, तो ई सेल 0 के भाई ई सेल अगर 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल ये 0 हो गया माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग Kc, क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, Kc, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग Kc। दिस इज द वैल्यू फॉर Kc, दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, दिस फॉर्मूला गेट्स यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन न्यूमेरिकल्स, तो राइट दिस डाउन। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट अब है तो पढ़ा दे रही हूँ, क्यों छोड़ें हम। ठीक है, तो ये इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो, उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बात करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। फटाफट से कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करते हैं। ठीक है, बहुत छोटे में समझा दूंगी मैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेल, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि ये एक सेल बनाया है मैंने, जिसमें कि सब कुछ सेम होगा, यू नो, सब कुछ सेम है। आपका मेटल दोनों कैथोड एनोड पे जो मेटल है वो सेम है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम है, सब कुछ सेम, बट डिफरेंट होगा उनका कॉन्सेंट्रेशन। सो ये मान लीजिए कि ये एक सेल है और ये दूसरा हाफ सेल है। ठीक है, इसमें एक
लेट अस से दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। तो ये मान लीजिए कि हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया एंड दिस इज ऑल्सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये कॉपर की रॉड है, ये भी कॉपर की रॉड होगी, ठीक है, बस डिफरेंस होगा कॉन्सेंट्रेशन में। तो मान लेते हैं कि एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मान लेते हैं। अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एनोड लिखते हैं। तो Cu सॉलिड से चेंज हो रहा है Cu+2 में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसकी C1। उसके बाद फिर दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर Cu+2 एक्वस से चेंज हो रहा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C2, चेंज हो रहा है Cu सॉलिड में, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। नर्स्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर नर्स्ड इक्वेशन अगर हम लिखने चलेंगे तो देखो एनोड पे भी सेम मेटल है और कैथोड पे भी सेम मेटल है। इन दैट केस आपका ई नॉट सेल तो ज़ीरो हो जाएगा। भाई ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल में क्या होता है, हम स्टैंडर्ड कैथोड लेते हैं और हम स्टैंडर्ड एनोड लेते हैं, यही तो करते हैं। और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना भाई। दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों कॉपर है और कॉपर की वैल्यू क्या होती है 0.34। रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0.34 वोल्ट्स, ये भी 0.34, ये भी 0.34, तो ई सेल 0। तो ई सेल वाला जो पार्ट है, ठीक है, हमारा पहले तो लिख लेते हैं भाई नर्स्ड इक्वेशन, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होता रहेगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यही होता था -0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 2, ठीक है। लॉग ऊपर किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, एनोड का, यानी कि C1 और नीचे लिख देंगे C2, राइट। ये वाली वैल्यू हो गई हमारी 0, ठीक है, यानी कि ई सेल की वैल्यू क्या हो गई माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग C1 अपॉन C2, बोले यही हो गया। अगर मैं इसको C1 अपॉन C2 को पलट दूं, C2 अपॉन C1 कर दूं तो ये माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन हट जाएगा, ये माइनस साइन तुरंत हट जाएगा जैसे ही मैंने इसको लॉग का जो फ्रैक्शन है ये मैंने चेंज कर दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ई सेल ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम है। और क्योंकि सब कुछ सेम है इसलिए आपका ई नॉट सेल की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द ई सेल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। और राइट, फर्स्ट न्यूमेरिकल सिंपल नर्स्ड इक्वेशन का एप्लीकेशन करेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए जिंक का ही एक रोड ले लेते हैं। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ऑफ जिंक, ठीक है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन जिंक का दिए गए 0.001 मोलर, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट्स, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। तो नर्स्ड इक्वेशन लगा देते हैं। तो नर्स्ड इक्वेशन के हिसाब से E नॉट Zn + 2 Zn -0.059, ठीक है। लेट अस टेक द टेम्परेचर एज 25 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 2 लॉग 1 अपॉन Zn + 2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा, इसको कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो है लॉग में, ठीक है। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लॉग टेबल अब नहीं मिलेगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर भी आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू वेरी वाइजली डू द कैलकुलेशन कि आपको लॉग टेबल की ज़रूरत ना मिले। सिंपल लॉग की वैल्यूज़ आप याद कर लें, ऑल्दो वो पेपर में दिया रहेगा बट स्टिल याद करके जाओ। जैसे लॉग 1 to 9 आप याद कर लीजिए, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के लॉग्स याद कर लीजिए। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें दी हुई है कितनी, -0.76,
ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, लॉग 1 अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.001 मोलर, ठीक है 0.001। इसको मैं ये लिख सकती हूँ, मैं डेसिमल हटा दूँ और ये कितना आ जाएगा 1000, है कि नहीं, कितना आ जाएगा 1000। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, लॉग ऑफ इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.048 समथिंग, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा हमारा लॉग। अच्छा, लॉग की अगर लॉग 100 की 1000 लॉग 1000 की वैल्यू निकाले तो वो वैल्यू आती है 3। देखो नंबर ऑफ जीरो जितने हो उतनी ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वैल्यू आ गई 3। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व करो ज़रा इसको, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9, ठीक है, 2 2 4 1 2 9 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 2 7 2 9 27 7 2 12 13 14 4 1.0, ठीक है, वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 0.907 वोल्ट्स, ठीक है, तो ये कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये एक टाइप का ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। So the next question is a zinc rod is dipped in 0.1 molar solution, ठीक है, तो जिंक की रॉड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर। आगे क्या है, solution of zinc sulfate, the salt is 95% dissociated, 95% डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, 95% डिसोसिएशन हुआ है। उसके बाद एट 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन दैट E0 ऑफ जिंक, ठीक है, ये तो हम लोगों को याद ही हो गया है, कितना है माइनस 0.76, ओफो माइनस 0.76 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिंक का, यानी कि ई जिंक प्लस 2 जिंक निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 95% डिसोसिएशन का क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आपका जिंक सल्फेट लिया हुआ है जिसमें कि 95% डिसोसिएशन होता है, यानी कि 5% डिसोसिएशन, यानी कि आपको सिर्फ जितना आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया है उसका 95% ही Zn+2 आयंस मिलेंगे, ठीक है। Zn+2 आयंस कितने मिलेंगे, मतलब Zn+2 का ही तो कॉन्सेंट्रेशन लिखना है हमको। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या पूरा 0.1 मोलर डिसोसिएट हो गया Zn+2 बनाने में, नहीं, क्या पूरा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन जिंक सल्फेट का है, ठीक है ना। असलियत में तो ये कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर किसका, जिंक सल्फेट। जब आपने इसको सोल्यूशन में डाला तो जिंक सल्फेट टूट के Zn+2 बना और SO4 2- बना, ठीक है। लेकिन क्या 0.1 मोलर पूरा टूट गया, नहीं, कितना परसेंट टूटा है 95%। तो बस हमको ये निकालना है कि इसका 95% है कितना, उतने ही Zn+2 आयंस हम लोगों को मिलेंगे। तो 95% ऑफ 0.1 मोलर कितना हो जाएगा, 95/100 इंटू 0.01, ठीक है, इट इज़ अबाउट 0.095 मोलर, ठीक है। ये आ गया है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन आया है, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.095 मोलर आ गया, ठीक है, 0.095 मोलर आ गया है Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन था ये याद रखना 0.1 मोलर किसका था, जिंक सल्फेट का था। अब लगाते हैं हमारा नर्स्ट इक्वेशन। माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितना 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिंक कितना लूज करेगा या गेन करेगा 2, ठीक है। और ये हो गया log 1/Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये जिंक लिखा है मैंने, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन। चलो भाई वैल्यू पुट करो, E0 कितना दिया 0.076 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2
लॉग किसका 1/0.095 का लॉग। ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो इसको क्या लिख लोगे, ये लिख लोगे डेसिमल हटा तो। ठीक है, तो 0.-0.76 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1000 माइनस लॉग 95, यही तो होगा। ठीक है, और अभी मैंने बताया लॉग 1000 कितना होगा, 3 नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस 0.76 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 और लॉग ये हो जाएगा 3, लॉग 1003 और लॉग 95 की वैल्यू 1.97 होता है, 1.97 लॉग 95 की वैल्यू। अब लॉग 95 की वैल्यू हमें कैसे पता, अब हम तो लॉग टेबल से निकाल लेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी, बिकॉज लॉग टेबल तो देगा नहीं, तो ये वैल्यू दे दी जाएगी। राइट, ओके, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, है ना, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आंसर आपका आना चाहिए 0.79 वोल्ट्स माइनस 0.79 वोल्ट्स। ठीक है, माइनस 0.79 वोल्ट्स आना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर, ये आंसर आ जाए और तरीका आपका ये है। ठीक है, प्लीज़ कैलकुलेट द आंसर, कुछ मेहनत खुद भी करिए आप। So the next question is calculate the standard electrode potential of nickel, यानी कि आपको E0 निकल का निकालना है। ठीक है, इफ सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज, यानी कि सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल दिया हुआ है कितना 0.059 वोल्ट्स, ये आपको दिया हुआ है। क्या चीज़ दी हुई है ये, दिस इज द सेल पोटेंशियल। ठीक है, और आपको सेल का इक्वेशन दिया हुआ है और E0 ऑफ कॉपर दिया हुआ है Cu+2 Cu which is we know that 0.34 volts। ठीक है, 0.34 volts, concentration 0.01 मोलर एंड 0.1 मोलर, और ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। दिस इज 0.01 मोलर, थोड़ा और साफ लिखती हूँ, गंदा गंदा लिख रही हूँ मैं। .01 मोलर दिया है और ये है कॉपर +2 इन एक्वस, और ये दिया है 0.1 मोलर कॉपर सॉलिड। ये आपको सेल का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, 0.01 मोलर एंड 0.1 मोलर। ठीक है, चलो क्या निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, ई सेल दिया हुआ है, ई सेल से हम E0 सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, ई सेल से हम क्या निकाल सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन हम लगाएंगे, और ई सेल की वैल्यू अगर हमें दी हुई है तो हम नर्स्ट इक्वेशन से E0 सेल निकाल सकते हैं। एक बार आपका E0 सेल आ गया, उसके बाद आपको E0 कॉपर की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो E0 सेल की वैल्यू, और हमें पता है कि नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से 0.059 डिवाइडेड बाय n, यही तो होता है लॉग n। हमारा यहाँ पर कितना है 2, तो आसान है 2 हो गया। लॉग ऊपर किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, एनोड का, यानी कि Na+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ई सेल की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें, 0.059 दी हुई है। ठीक है, तो 0.059 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग निकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी कि अगर इसका डेसिमल अगर आप कैंसिल करो तो ये कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, दिस विल बी 1/10। ठीक है,
ध्यान से स्टेप सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। पहले क्या लिखा था, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखा तो जब हमने उसको उसका डेसिमल हटाया तो कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब मैं इस 1/10 को अगर पलट दूँ तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगी, पलट दूंगी, या मैं log 10 अगर लिख दूँ तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में कर देते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में कर देते हैं वरना कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखा था, 0.01/0.1, यही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ये कितना हो गया, 1/10, 1/10 हो गया। उसके बाद ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, इसको मैं पलट दे रही हूँ, मैंने 10 कर दिया। तो मैंने अभी आपको बताया था जब हम इसको पलट देते तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो गया। ये इसलिए किया क्योंकि log 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1, तो ये आसान हो जाएगा। अब क्या करो, log 10 की वैल्यू, तो ये तो पूरी वैल्यू 1 हो, सॉरी 0 नहीं 1 हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी कि 0.059, यहाँ से तो 0.059 चलता आ रहा था ना, इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यही तो हुआ। इधर ले आओ, माइनस कर दो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 माइनस 0.059/2, 0. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.029 वोल्ट्स के आसपास। ये आपकी वैल्यू है, ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और हमें पता है कि ई नॉट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो पता है हमको। और हमारा कैथोड कौन है, ये, यानी कि ई नॉट Cu + 2 Cu माइनस ई नॉट निकल + 2 निकल, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.0299, इसकी वैल्यू कितनी आई, कितनी दी हुई है, 0.34 वोल्ट्स, माइनस ई नॉट निकल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, ठीक है, निकाल लो, कितनी आ जाएगी निकल की वैल्यू, ई नॉट Ni, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 0.34 माइनस 0.024, ठीक है। कैलकुलेट कर लो ये वैल्यू, okay. So the question says at what concentration of silver, ठीक है, यानी कि हमारा मेटल जो है वो सिल्वर है, will at what concentration of silver will silver electrode give 0 volt of potential, ठीक है। और उन्होंने ई नॉट ऑफ सिल्वर बता दिया 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो उसने बता दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, ठीक है। और वो कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है सिल्वर का कब, जब रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का कितना हो, 0। तो डॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से सेल बार बार लिखती रहती हूँ मैं, ई ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सिल्वर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n विच इज 1, क्योंकि सिल्वर कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉग 1 सिल्वर प्लस आयंस। हमें यही कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस कॉन्सेंट्रेशन। एंटी लॉग में जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एंटी लॉग की वैल्यू अगर वाला कोई क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसकी वैल्यू आपको स्पेसिफाई कर दी जाएगी, ठीक है। सो नो नीड टू वरी। उसने क्या बोला है कि ये जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। कितना पोटेंशियल दे रहा है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 लिख दो, इसकी वैल्यू
0.80 लिख दो, है ना, 0.80 वोल्ट्स माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 1, अरे n क्यों लिख रही हूँ, अब तो 1, अब तो हम इसको सिंपल 0.059 लिख सकते हैं, log 1/AG प्लस, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, सो दिस वुड बी 0.80 डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू log 1/AG प्लस, सो व्हेन यू विल डिवाइड दिस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.55 इज इक्वल टू log 1/AG। अब देखो मैंने आपको बताया है कि जब हम इसको पलट देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो इसको पलट दोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, और इस नेगेटिव साइन को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यानी कि माइनस ऑफ AG, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखती हूँ, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन में लिखती हूँ, सेंटेंस बोल रहे हैं, इज इक्वल टू log AG प्लस। अब क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है। अगर आपको AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है देन यू विल हैव टू फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ -13.55, ठीक है, तो ये -13.55, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू, इसका एंटी लॉग आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, दिया हुआ होगा वैल्यू, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.76 इंटू 10⁻14 मोलर, 2.76 इंटू 10⁻14 मोलर। तो ये इस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन, एंटी लॉग वाला भी एक क्वेश्चन मैंने करा दिया फॉर द सेक ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क, ताकि अगर एग्ज़ाम है तो यू नो कि एंटी लॉग का क्वेश्चन। अब देखो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, क्योंकि लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा, तो यू डोंट नीड टू वरी हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग एंड लॉग्स, बिकॉज द वैल्यू विल बी गिवन टू यू, अदरवाइज द क्वेश्चन ऑफ एंटी लॉग विल नॉट बी गिवन टू यू, ठीक है। सो CBSE हैज़ मेड दिस वेरी ईजी। एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्स्ड इक्वेशंस। लेट अस डू सम इक्वेशंस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। Alright, so now let us take the last question of this video। मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रही हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने पे, इसलिए क्योंकि वाई ओनली वन क्वेश्चन, बिकॉज फर्स्ट इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। सेकंड, उसमें जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका लॉग और एंटी लॉग आएगा, और एंटी लॉग वाले क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम लग रही है मुझे इस बार, ठीक है, ठीक है, और अगर होगी भी तो फिर वैल्यू दी जाएगी। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है। रिएक्शन हमें दे दिया है कॉपर प्लस Ag, तो Cu सॉलिड प्लस Ag एक्वस, ठीक है, तो 2 Ag लग जाएंगे, प्लस Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड, ठीक है। और आपको E0 ऑफ Cu दे दिया है 0.34 वोल्ट्स, और E0 ऑफ Ag दे दिया है 0.80 वोल्ट्स, ठीक है। और यू हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n, ठीक है, 0.059 अपॉन n log Kc, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि log Kc इज इक्वल टू n E0 सेल डिवाइडेड बाय 0.059, ठीक है। अगर ई सेल की बात करें तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, E0 किसका, कैथोड का, और हमारा कैथोड कौन है, सिल्वर, यानी कि हम सिल्वर माइनस E0 ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, ये 0.80 माइनस 0.34, ठीक है, ठीक है, 0.46 वोल्ट्स प्लस, ठीक है, प्लस 0.46 वोल्ट आपका E0 सेल आ गया, ठीक है। log Kc की वैल्यू में पुट करो, log Kc इज इक्वल टू n यहाँ पर कितने हैं, 2, ठीक है, n कितना है, 2, ठीक है, 2, वाई 2, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर कितने लूज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सिल्वर कितने ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सिल्वर है ना, 2 Ag, तो 2 सिल्वर मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे,
तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये हो गया है 2 n। ई नॉट की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट करी है 0.46 डिवाइडेड बाय 0.059। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 15.6। दिस इज़ 15.6। ठीक है, यानी कि log Kc की वैल्यू आ गई है 15.6, यानी कि Kc की वैल्यू कितनी होगी, एंटी लॉग ऑफ 15.6। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 15.6 एंड एंटी लॉग ऑफ 15.6 इज 3.98 इंटू 10 टू पावर 15। 3.98 इंटू 10 टू पावर 15, ये आ गया है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in numerical problems. Please write this down. All right, so this is all about today's video. I know the video has gone a little longer, but it was very important. We did a lot of numericals based on Nernst equation, और हम लोगों ने Nernst equation समझा भी कि उसके applications क्या हैं, how we calculate E cell from Nernst equation. So all these topics were very important. एक छोटा सा टॉपिक इसी पार्ट गैल्वेनिक सेल का हमारा रहता है, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेट करके हम जनरली गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू hit the like button if you liked my effort, and if you haven't subscribed to the channel yet, then please subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10 science and 11, 12 chemistry. Share the videos with maximum of your friends. Thank you and bye bye.